अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस कादरी आपको अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल हुक पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस कोरोना वायरस की जो तबाहकारियाँ थी उससे पाकिस्तान काफ़ी हद तक महसूस है, लेकिन हम यहाँ अमेरिका में अभी भी इससे लड़ रहे हैं और मैं खुद भी इसका विक्टिम रहा और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब, मेरे अपने बहन-भाई, अज़ीज़ रिश्तेदार और घर वालों ने के लिए बड़ी दुआएँ की और मैं अब रिकवर कर गया। गुज़िश्ता 4-5 प्रोग्राम मैंने कोविड में रहते हुए गुज़ारे, मगर अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर है। बहरहाल क्रिकेट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मौजूदा सीरीज़ में इंग्लैंड को अभी तक 1-0 की बढ़तरी हासिल है और अब तीसरा आखिरी टेस्ट एजिस बाउल स्टेडियम साउथहैम्पटन में होने जा रहा है 21 से 25 तक और कहा सुना ये जा रहा है कि वो सेम स्ट्रिप पे खेला जाएगा क्योंकि वहाँ की ग्राउंड्समैन को और मौसम ने इजाज़त नहीं दी कि वो कोई नई पिच तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि उसी स्ट्रिप को यूज़ करते हुए उसको वो मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान में भी एक तब्दीलियाँ कुछ मुतवक्को हैं कि फवाद आलम की जगह ज़ाहिर उनके साथ थोड़ी ज़्यादती है। बहरहाल फवाद आलम की जगह शादाब खान को खेला जाएगा और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम की बहरहाल इंग्लैंड की टीम में भी कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। देखते हैं क्या अभी आगे चल के अपने मेहमानों से बात करेंगे। बहरहाल दूसरे टेस्ट जो कि एजिस बाउल स्टेडियम में हुआ था, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे समझे ने मौसम जीता और दोनों टीमें खामोशी से बैठी रहीं। इसमें एक वाक़या छोटा-सा ये हुआ कि रिचर्ड कैप्टन और जो कि माइकल गोह के साथ एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जब वो पहले दिन मैच में आए तो उन्होंने गैर दानिस्ता तौर पर अपना एप्पल वॉच पहन के अंदर दाखिल हो गए और फिर लंच से पहले उनको ख़्याल आया, तो फिर जब वो लंच से वापस आए तो उन्होंने उस घड़ी को उतार दिया क्योंकि उनको ये पता है कि यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइस क्रिकेट फील्ड में सख्ती से मना है और लेकिन उन्होंने खुद ही इसको एंटी करप्शन यूनिट एसीयू को रिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको माइनर वायलेशन तस्वुर किया गया और उनको मैच एंड प्लेइंग ऑफिशियल एरिया रेगुलेशन पीएमओ के तहत एक छोटी सी तंबीह की गई। बहरहाल ये तो एक बात थी जो कि पहले दूसरे टेस्ट में तो वो पुरानी बात हो गई है। इसी तरह एमएस धोनी और सुरेश रैना का भी सबको पता लग ही गया है कि उन्होंने रिटायरमेंट लिए आईपीएल खेलेंगे और फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट से टी20 और वनडे और टेस्ट से तो पहले ही कर रिटायरमेंट ले लिया। बहरहाल दोनों बहुत अजीम प्लेयर थे, खासकर धोनी, इनका कोई सानी नहीं। इसके अलावा ये अब पाकिस्तान के मैच पे आते हैं जो कि तीसरा है 21 से 28 तक ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा और एक इत्तला ये भी है कि अजहर महमूद को टी20 की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड ने अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया है, सपोर्टिंग के जो कि सपोर्ट कर लेंगे, जॉन लुइस को सपोर्ट करेंगे। टी20 के बारे में टी20 के इंग्लैंड की टीम के बारे में हमारे पास कुछ इत्तला है जो कि बिल्कुल क्योंकि उनके सिलेक्टर्स ने उन्होंने ये देखा कि ये बड़ी सीरीज़ ना सिर्फ ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी बड़ी टेंशन वाली सीरीज़ थी। तो जो कि तीन टी20 मैचेस होंगे जो कि एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जाएंगे और जिसमें जो कि 28 और 30 को होंगे और 1 सितंबर को 28-30 अगस्त और 1 सितंबर को जो कि पहला और तीसरा मैच डे एंड नाइट होगा। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ का अगर हवाले से बात की जाए तो 2016 से 2018 की सीरीज़ खेले तो जिसमें बराबर ही हुए थे। तो पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ये वाली 2020 और 2020 की भी सीरीज़ को बराबर करने में कामयाब होगा और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। इंग्लैंड की अगर टीम की बात की जाए तो टी20 के हवाले से दोबारा मैं टी20 पे आता हूँ। तो टी20 के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा तो उन्होंने अपनी पूरी टीम तब्दील कर दी है टी20 के हवाले से। इवन कोचिंग के स्टाफ में भी ग्राहम थॉर्प को टीम का कोच शामिल कर बनाया गया है क्रिस सेवराडो की जगह और इयन मॉर्गन कप्तान है, ज़ाहिर है टी20 के तो वही होते हैं और पूरी टीम पूरी तब्दील कर दी गई है और वो इस उम्मीद से जा रहे हैं कि जो इनकी टेस्ट टीम है उसको रेस्ट मिले ताकि वो और अगली सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है उसमें वो टी20 और वर्ल्ड की टीमों को पूरी तरह से मौका मिल सके और टीम सेलेक्ट करने में भी आसानी हो जाए।
ये अजहर महमूद के मुतालिक अभी मैंने बताया कि आपको वो कोचिंग स्टाफ में उन्होंने शामिल कर लिया है, वो जॉन लुइस के सपोर्ट करेंगे। ये अजहर महमूद अभी अभी तक यानी पिछले दौर में मिकी आर्थर के साथ उसे उनकी जो कोचिंग टीम थी उसमें शामिल थे। बहरहाल अब हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो तीसरा टेस्ट है उसको ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा। अब कप्तानी के बारे में बात की जाए तो अजहर महमूद और अजहर महमूद की कप्तानी के पहले में बात करते हैं, लेकिन हम अपने मेहमान शख्सियत, अब मैं अपने साथ मौजूद मेज़बान नईमुल हक को भी खुशामदीद कहता हूँ, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। फ्लोरिडा में होते हैं ये, और वो हमारे मेहमान शख्सियत का तारुफ भी कराएंगे। हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक कराची से है, और ये हमें पाकिस्तान तो कराची से ज्वाइन करेंगे, और बस करने वाले हैं। इनके बारे में बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिटिक भी हैं, और इनकी सबसे जो खसूसियत है जिस पे पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए, इनको तो होगा ही खैर पाकिस्तानियों को, वो है इनकी तकरीबन 17 किताबें इन्होंने लिखी हैं स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के। और ये इसमें सबसे ज़्यादा इनका जो पैशन है वो तमामी स्पोर्ट्स से है, और इनकी सबसे अहम बात यह है कि नौजवान नस्ल को ये बहुत प्रमोट करते हैं, और इन्होंने हमेशा नौजवान नस्ल को प्रमोट करने की कोशिश की है। मैं नईमुल हक जो कि फ्लोरिडा से हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया नईम, वेलकम। अब मेज़बान है मेरे साथ, और हमारे मेहमान का तारुफ नईम कराएंगे, जो कि नईम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। नईम, आप अपने नए हमारे मेहमान को खुशामदीद कहिए और तारुफ कराइए उनका जरा। थैंक यू मोनिस। वैसे तो ये काम आप करते हो, लेकिन चलो आज मैं करता हूँ। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट जनाब खालिद महमूद साहब हैं, जो कि जंग और जियो के लिए तकरीबन 30 साल से काम कर रहे हैं, और ये स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। पिछले 30 साल से ये स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पे, लेकिन इनकी स्पेशलिटी जो है वो क्रिकेट है। और इसके अलावा इन्होंने तकरीबन 17 स्पोर्ट्स की बुक्स लिखी हैं, जो कि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब खालिद से। खालिद साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि जो 2 टेस्ट हो गए हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम आगे लेके चलेंगे। तो इसका मैं थैंक यू वेरी मच फॉर ए वेरी नाइस एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन। और थोड़ा सा जंग ग्रुप से मुझे जरूर 30 साल हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट राइटिंग पे मैंने 1980 में स्टार्ट किया था, तो अब वो 40 साल हो गए। कैसे वक्त गुजरा, जब आप क्रिकेट खेला करते थे तो मैं तो उस वक्त भी लिखता था भाई। तो जहां तक इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, चूंकि सेकंड टेस्ट ड्रॉ हो गया है, तो अब ये सीरीज ओपन है। तीसरे टेस्ट में ये सीरीज इंग्लैंड भी जीत सकता है और ये सीरीज ड्रॉ भी हो सकती है। पाकिस्तान जीत तो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान रिटेन कर लेगा अपना रिकॉर्ड को, पाकिस्तान एक्सटेंड कर लेगा। इंग्लैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जब एशियन टीम्स के मुकाबले में तो बहुत सबसे अच्छा है, और दीगर टीमों से भी आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान की टीम सबसे अच्छा इंग्लैंड में खेलती है अमंग द फॉरेन टीम्स, तो एक बहुत बड़ी बात है। अब आप इस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि साउथहैम्पटन में ये टेस्ट मैच है तीसरा, और जो पहले 2 टेस्ट की परफॉर्मेंस है, तो पाकिस्तान इसमें इंग्लैंड को सरप्राइज तो कर सकता है। कोई इसमें मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए, क्योंकि इसमें कंडीशन जो अभी मैं देख रहा था कि कंपेयर सेकंड टेस्ट में तो बिल्कुल बारिश, बैड लाइट, इन सब चीजों का सिलसिला था। थर्ड टेस्ट में वेदर क्लियर होगा, तो क्लियर वेदर होगा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का ताल्लुक काफी हद तक वेदर से होता है, लाइक एनी अदर विजिटिंग टीम। अगर वो टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस होती हैं तो वो इंग्लैंड के लिए सूट करती हैं। होम टीम है, वहीं खेलती है, वहीं रहती है, वो सब चीजों। और हर दूसरी टीम, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल करता है अगर टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेदर का बड़ा रोल होगा। अगर क्लियर वेदर मिलता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस होंगे सीरीज स्क्वायर करने के। अदरवाइज फिर इंग्लैंड का चांस होगा। अगर वेदर इंग्लिश रहा या इन बिटवीन रहा या अर्ली स्टार्ट हुआ, तो उसमें फिर मेरे ख्याल से इंग्लैंड को एज रहेगा। अच्छा, जो हम पहला टेस्ट हारे थे खालिद, उसमें क्या हम कहाँ पे लैग कर गए थे? कप्तानी में, टीम सिलेक्शन में, या और क्या वजह थी उसकी? इसमें दोनों चीजें थी। टीम सिलेक्शन में भी एक था, शादाब को खिलाना, मेरे ख्याल से जब उससे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी तो फिर क्या जरूरत थी 4 ओवर अगर उसको कराने के लिए। फिर आपने एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को, भले एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपके 0 पे आउट हो गया अगले टेस्ट में, लेकिन था तो वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन, और इतने ओवर तो फवाद आलम भी कर सकता था जितने शादाब ने किए। बल्कि अगर सिलेक्शन की बात करें, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और मैं भी उनसे एग्री करता हूँ कि अगर वो सरफराज अहमद को खिला लेते
तो वो एक उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो एग्रेशन है, वो मैच को चेंज करने की सलाहियत रखता है, जो शायद फवाद आलम में या शादाब एज ए बैट्समैन, तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी बैटिंग से शादाब मैच को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, उसने पार्टनरशिप शान मसूद के साथ जरूर लगाई थी। और जहां तक अजहर की कप्तानी का सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें से 10 में से 10 भी आप एक्सपर्ट को ले लें या एनालिस्ट को लें, इसमें कोई ये सब यूनानिमस हैं कि पाकिस्तान की शिकस्त की जो असल आखिरी दिन जो पाकिस्तान मैच हार गया, वो एक ऐसी अनइमेजिनेटिव कप्तान को तो इमेजिन करने पड़ते हैं ना सिचुएशन, प्लान्स ए बी सी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और उसमें आप कोच को भी इतना ब्लेम नहीं कर सकते। तो जो कैप्टन इन द फील्ड होता है एग्जीक्यूट करना, उसको यकीनन कोचेस ने बताया होगा ये करना वो करना। अब ये तो कप्तान का काम होता है वो फास्ट बॉलर को बताए कि आप लेंथ बॉल पे वो मारे जा रहे हैं तो आप बॉल को शॉर्ट रखो। अब ये तो मतलब इट वाज अजहर का बहुत ही मतलब पुअर था एज ए कैप्टन। हाँ नहीं खालिद वही साहब, पाकिस्तान की शिकस्त का। हाँ खालिद साहब आपका जो वर्डिक्ट है बिल्कुल सही है। अजहर महमूद की कप्तानी भी और सिलेक्शन भी। इसी तरह अगर रूट की बात करें तो रूट की कप्तानी भी कोई ना, उसकी फॉर्म जिस तरह का वो प्लेयर है, वरना इतने और जिस तरह के कि वो बैटिंग कर रहा है और कप्तानी भी यानी तो जिस तरह से कर रहा है, रूट की कप्तानी भी इतनी बड़े सवाल निशान पैदा कर रही है। और इसके अलावा जो ये तीसरा टेस्ट है ये सेम स्ट्रिप पे खेला जा रहा है, क्योंकि वहाँ की ग्राउंडमैन को इतना टाइम नहीं मिला कि वो उसको प्रिपेयर कर सके, कोई नए विकेट या वो धूप लग सके ताकि कुछ ब्रेक हो जाए, तो वो सेम स्ट्रिप पे खेला जा रहा है। अब इसीलिए वजह से मेरे ख्याल से ये थर्ड टेस्ट में काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो शादाब खान को खिलाएं, क्योंकि वो विकेट काफ़ी डिटीरिएट होगी, क्योंकि 5 दिन अगर, लेकिन इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे और संडे को रेन एक्सपेक्टेड है और इंटरप्शन तो होती रहेगी। तो ये चीजें भी सामने रखनी है। आप इस पे भी मजीद हमें फिर जो तीसरा टेस्ट है 21 से 25 तक जो है मैच उसके बारे में। तीसरे टेस्ट में आप जैसे कह रहे हैं, अगर ओकेजनल शावर्स होते हैं या ओकेजनल बैड नाइट से स्टॉपेज होता है, तो 5 दिन इंग्लैंड में 90 ओवर के हिसाब से 450 ओवर्स तो बहुत होते हैं। वो मैच 3 या 4 दिन भी एक्चुअल नहीं चलता। ठीक है ना, जो आजकल जब से टीमों का, दुनिया के तकरीबन हर टीम का जब से ये T20 माइंडसेट आया है ना, उसके बाद से जो टेस्ट मैचेस की एक्चुअल ड्यूरेशन वो खासी कम हो गई है। तो एक्चुअली ये आप देख सकते हैं कि आप टेस्ट मैचेस बहुत कम ड्रॉ होते हैं। अब जिसमें मुसलसल बारिश हो जाए, अगर सिर्फ बारिश होती है, नॉर्मल बारिश होती है, जो इंग्लैंड में आपको पता है कि इंग्लैंड का तो मौसम ही ऐसा है कि बारिश होगी और फिर खुश्की हो जाएगी, फिर सूरज निकल आएगा। तो आप शादाब की बात कर रहे थे, पाकिस्तान सेकंड स्पिनर के तौर पे हिला सकता है उसको, लेकिन मेरा ख्याल है जो इंग्लैंड की पाकिस्तान ने सिचुएशन देख ली है, यासिर अकेला ही काफी है यासिर को। और देयर शुड बी, अगर उन्होंने 6 पे बैट्समैन खिलाना है तो सरफराज को भी कंसीडर कर सकते हैं, तमाम सियासी हिकमत अमली जो है उनकी उससे बालातर होके। और अगर फवाद आलम, देखिए मुझे नहीं मालूम कि फवाद आलम इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा कि 10 साल के बाद कमबैक कर रहा हो और वो 0 पे आउट हो जाए। तो अब आया वो अपने आप को संभाल सकेगा या नहीं, उसका भी बड़े कम चांसेस हैं। मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितनी गेंद शादाब करता है उतनी गेंद तो अजहर अली भी कर लेता है। कम से कम मेरे ख्याल से उसने अपना कैरियर भी एज ए बॉलर स्टार्ट किया था, तो उतनी गेंद तो अजहर अली भी कर सकता है। और फिर फवाद आलम को अगर खिलाते हैं तो फवाद आलम भी 8-10 ओवर कर लेगा। नहीं सही है, देखिए ना, अगर एक क्रिकेट आप इतना अच्छा खेले, आपको भी पता है जब बॉलिंग करते हैं तो 2 मकासद होते हैं। एक होता है आउट करने के लिए आप करते हैं, कंटेन करने के लिए करते हैं, या कुछ ओवर गुजारने के लिए ताकि नई बॉल आ जाए या बीच में किसी को ब्रेक दे दें। तो उस के लिए शादाब भी ठीक है और अजहर अली भी ठीक है। अगर आपने ओवर गुजारने हैं 4-6 ओवर, शायद कुछ रन ज्यादा दे देगा अजहर अली, लेकिन एक बैट्समैन तो सेव हो जाएगा। ठीक है, आई एग्री विथ यू कि अजहर अली कैन बी ए सेकंड स्पिनर, या जो एक बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, वो अजहर अली वो रोल परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और उसमें अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें, चाहे वो फवाद आलम हो चाहे सरफराज हो। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लोग डिस्कशन करते हैं, टीम मीटिंग्स करते हैं, इसमें सरफराज को ये डिस्कस क्यों नहीं करते। मतलब यार, एक आपके पास इतनी अपने एसेट्स जो हैं उनको आप ना इस्तेमाल करें तो ये मजे का खेज बात है। मैंने कहा ना, आप सियासी तौर पे या किसी और वजह से किसी की आपको शक्ल ना पसंद हो या कुछ और चीज उसकी ना पसंद हो, तो ये तो कौमी टीम है, पाकिस्तान की टीम है ना, इसमें क्यों आप नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। सरफराज, आप किसी से भी पूछ लें, सरफराज की जो वर्थ है वो 6 नंबर पे बिल्कुल वो जस्टिफाइड है। ये उस दिन मैं और आप डिस्कस भी कर रहे थे कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो मैच को टर्न कर सकता है।
मेरा नहीं ख्याल कि फवाद आलम कर पाएगा। फवाद आलम लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखता है, हेड डाउन खेल सकता है, लेकिन सरफराज जो टेस्ट मैच में एक आध ब्लाइंडर जिसे कहते हैं ना, वो इनिंग्स खेलने की सलाहियत सरफराज में, वो इनमें नहीं। और इतना आपके पास एसेट है जो ऑलरेडी मौजूद है, ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। और अच्छा, आपने जब देखो ना प्रेशर पे ही उसको लिया है, वरना तो वो तो टीम में था ही नहीं। अब जब यार उसी प्रेशर में उसको खिला लो, पाकिस्तान की खातिर खिला लो। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सरफराज तो टाइम एंड अगेन प्रूफ कर चुके हैं, कई दफा भी सरफराज के लिए तो कोई जितना भी कहें कम है, ये मैं बताता हूँ आपको। और इसी तरह फवाद आलम, इसमें कंसेंसस है, इस पर डिबेट नहीं है, सरफराज पे आर्गुमेंट नहीं है, ये एक फैक्ट है कि सरफराज किसी दुनिया में किसी और टीम में भी होता ना तो, और जिस पोजीशन पे है, और पाकिस्तान की बैटिंग इतनी ब्रिटल है, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ब्रिटल है, आई एम रिपीटिंग इट दिस, कि वो एक आध कहीं अगर सीजन मतलब वो बादल आ गए और एंडरसन और ब्रॉड के अगेंस्ट स्विंग करना पड़ा तो आप बहुत कम स्कोर पे आउट हो जाएंगे। अब खालिद साहब, हम तीसरे टेस्ट की अब जब नईम से भी मैं ये पूछूंगा कि, और मैं भी बोलूंगा कि क्योंकि सेम स्ट्रिप यूज हो रही है, तो आप ये देखें विकेट का काफी चांस है डिटीरिएट होने का, सेम स्ट्रिप यूज हो रही है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, मैंने जैसे बताया। अब ये बताएं कि अगर टॉस जीत के अगर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और टीम क्या खेलनी चाहिए? इंग्लैंड में ओवरहेड कंडीशंस इससे ज्यादा सॉरी खालिद साहब, कथा कलामी है कि वहाँ के जरा से इसके भी तफसील में बताइएगा हमें, ड्रेनेज सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम में कुछ डिस्प्यूट। जी मैं जरूर आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन आपने टॉस के हवाले से बात की थी, तो इंग्लैंड में अक्सर जो कंडीशन जो ज्यादा असरअंदाज होती हैं वो ओवरहेड कंडीशंस है। अगर बहुत ज्यादा वेदर में ओवरकास्ट है तो टीमें पहले बॉलिंग करना प्रीफर करती हैं। पाकिस्तान पहले बैटिंग करना चाहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि पिच डिस्ट्रॉय करेगी, जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगी उतना स्पिनर को ज्यादा विकेट में से परचेस मिलता है, ज्यादा उसको टर्न मिलता है। तो अगर कंडीशन नॉर्मल है, धूप निकली हुई है, तो पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करेगा, इंग्लैंड भी बैटिंग करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस ओवरकास्ट हैं और बादल छाए हुए हैं, या कंडीशंस हैं या फोरकास्ट है 2 घंटे के बाद की कि शायद आज सारे दिन बादल छाए रहेंगे, तो मुमकिन है दोनों कप्तान उसमें इन्फ्लुएंस करें। आपने जो रूट की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, जो रूट अभी वो जो रूट नहीं हमें दिखाई दे रहा जो उसका एक ट्रेडमार्क है। तो देखिए अभी कुछ सिलसिला ऐसे कोरोना के बाद क्रिकेट अभी शुरू हुई है, बीच में खासा गैप आया, तो इंसान है तो, और लेकिन जिस कैलिबर का वो बैट्समैन है उस पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वो किसी वक्त भी मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है, और शायद उसकी हम झलक भी देख चुके हैं। ठीक है ना, वो अभी आउट हो गया, सेट नहीं हुआ किसी में, लेकिन हमने वेस्ट इंडीज की भी सीरीज में वो अपनी झलक कहीं दिखा देगा। और इज ए क्वालिटी, ऐसे बैट्समैन दे आर जस्ट 1 innings अवे फ्रॉम बीइंग इन देयर टॉप फॉर्म। तो आप रूट को बिल्कुल वो रूल आउट ना करें, वो ही कैन बी स्टिल अ वेरी डेंजरस, जैसे स्ट्रोक्स वगैरह है। अच्छा ठीक है ना, अभी आप ड्रेनेज और बैट लाइट की बात कर रहे थे ना, इंग्लैंड में बहुत अभी शोर मचा, ये साउथहैम्पटन टेस्ट जो हुआ, ये आईसीसी तक बात चली गई। वो बात ये थी कि जी इंग्लैंड को उन्होंने मैच अबेंडन कर दिया, कोई 1:30-2 बजे, और 3 बजे से लेके सूरज निकल गया। तो बहुत लोगों का ये ख्याल था कि आप थोड़ा वेट करते तो आप, इंग्लैंड में तो गुंजाइश होती, डिलेड स्टार्ट करते और शाम देर तक खेलते। तो ये इस पे मतलब जो इन्होंने इंटरप्रेट किया है इनके अंपायर्स ने, ऑन फील्ड अंपायर्स प्लस 3rd अंपायर और 4th अंपायर, और ये क्रिस ब्रॉड थे इनके मैच रेफरी, तो दे हैव ऑल बीन मतलब क्रिटिसाइज्ड कि इन्होंने इंटरप्रेट सही नहीं किया। वरना आप खुद इसका अंदाजा लगाइए ना कि आपने 2 बजे मैच को वाइंड अप डिस्प्ले कर दिया और 3-4 बजे ऐसे कड़क धूप निकली हुई है, तो अच्छा ये देखिए किसके लिए खेला जा रहा है मैच, बेसिकली टेलीविजन ऑडियंस के लिए रिवाइव कर रहे हैं क्रिकेट को। तो इसमें बहुत जरूरी था, इसमें चूंकि क्राउड की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो इसको एक बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते थे। तो अब इंग्लैंड में दे आर लर्निंग द लेसन्स फास्ट। इंग्लैंड की एक रिवायत रही है, ये आपको मैं अर्ज कर दूं, इंग्लैंड में, दुनिया में हर मुल्क में ये होता है अदर देन इंग्लैंड, कि अगर बारिश से पिछला दिन हो जाए, उसमें मुश्किल हो जाए, पूरे ओवर्स ना हो, तो अगले दिन अर्ली स्टार्ट होता है। पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, वॉट एवर, तो ये एक नॉर्मल है, ठीक है ना। अगले दिन उसको कवर अप करने के लिए आप अर्ली स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जो रवायती भी है और वो उनके अपने जस्टिफिकेशंस हैं। उन्होंने आज तक 1880 में इंग्लैंड में पहला टेस्ट हुआ था, तो 140 साल की हिस्ट्री में अर्ली स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, उनका प्ली क्या था? देखिए वो ये कहते हैं, वो इंग्लैंड है, जैसे आप भी अमेरिका में रहते हैं, आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वो कहते हैं जी एक्सपेक्टेड राइट होता है, अगर मैच हमने अर्ली स्टार्ट कर दिया, किसी की गाड़ी नहीं पहुंची, किसी का ट्यूब नहीं पहुंचा, वो तो रिफंड क्लेम कर देगा कि जी आप
तो अब क्या है, लेकिन इस मैच में साउथहैम्पटन में जो थर्ड टेस्ट हो रहा है, इसमें क्योंकि स्पेक्टेटर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके पास ये चांस है कि वो उसको रिवाइज प्लेइंग कंडीशंस, और जिसको इंग्लैंड के कोच ने भी बैक कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो कर देंगे। और अगले समर से ये हो सकता है वो टिकट के पीछे लिखा होगा वो पहले टर्म्स एंड कंडीशन में कि अगर ड्यू टू द कंडीशंस अगर अर्ली स्टार्ट हमने किया नेक्स्ट डे तो कोई रिफंड नहीं होगा। तो ये वजूहत है। अच्छा खालिद महमूद साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की बॉलिंग है, जैसे नसीम शाह है, अब वो 2 टेस्ट खेल गया, मैंने उसको कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं देखा। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, बाज भी बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है, तो आप क्या समझते हो कि नसीम शाह 100% फिट है और क्या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं? प्लस हम जब यूएई में खेल रहा होते हैं तो हम सबको गेंद देते हैं, हम असद शफीक से भी गेंद करवा लेते हैं, वहां तो हारिस सुहेल था, चलो हारिस सुहेल यहाँ पे नहीं है। और प्लस दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि फवाद आलम को तो हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, उसको हमने मुश्किल कंडीशन में दिया। हारिस सुहेल बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत रन्स भी करता है, उसको तो जब कम बैक कराया तो हमने बड़े इजी मैचों से कराया, उसने वहां रन्स भी कर दिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये जाती नहीं है कि फवाद आलम को आपने मुश्किल कंडीशन में कम बैक कराया, हारिस सुहेल को आपने इजी कंडीशन पे करा दिया, और अभी तक हारिस सुहेल जो है कभी भी कोई मुश्किल सीरीज नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया में वो खेला, उसने परफॉर्म नहीं किया, ये उसके लिए एक सीरीज थी, आई थिंक उसका कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है तो वो नहीं आता, लेकिन हम वहां पे असद शफीक से भी गेंदे करा लेते हैं, वहां से हम एक हारिस सुहेल से भी गेंदे कराते हैं, और यहाँ मुझे लग नहीं रहा कि नसीम शाह कोई इतना 100% फिट है, गेंदे अच्छी कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, लेकिन स्पीड से नहीं भाई, हमें तो आउट करके दो ना, मैच जिता के दो। नहीं, इसके ऊपर मैंने देखा, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, नसीम शाह का कुछ फिटनेस का ही इशू लगता है जिसकी वजह से उसने शॉर्ट बॉल नहीं की। जब बटलर और वोक्स खेल रहे थे, और देखो ना ये इंपल्सिव बुकर्स हैं दोनों, जो है ना ये हुक शॉट खेलते हैं, आप इनको ऊंची गेंद करेंगे ये मारेंगे, तो लेकिन उसमें चांस बनता है। और मुझे तो ये एक मैच याद आ रहा था उस टाइम पे जब मैं देख रहा था कि इसी तरह इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था, धोनी कप्तान था, तो उससे इंडिया बिल्कुल हार रहा था, मतलब हारने से मुराद है कि बहुत टारगेट करीब आ गया था। तो लंच के बाद जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो धोनी ने स्ट्रेटेजी ये चेंज की, ईशांत शर्मा की सिर्फ ये ड्यूटी लगा दी थी कि आप सिर्फ शॉर्ट बॉल करोगे। अब यकीन करो इंडिया वो हारा हुआ मैच जीत गया था, सिर्फ 4 विकेटें शॉर्ट बॉल पे, वो क्योंकि इंग्लैंड वो इंपल्सिव, उसमें मेरे ख्याल जो रूट भी डीप स्क्वायर लेग पे कैच आउट हुआ था, तो आप डीप इन आउट फील्ड लेके, तो अजहर की कप्तानी भी बिल्कुल सही नहीं थी, और यकीनन हो सकता है नसीम शाह का फिटनेस इशू होगा तभी वो शॉर्ट बॉल नहीं कर रहा था, लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी को बीच में क्यों नहीं लाया, ये मेरी समझ से बाहर है। वो इतना आखिर में लाया न्यू बॉल से, तो मैच खत्म हो चुका था। तो पाकिस्तान को बिल्कुल अगर वो फिट नहीं है तो यहाँ ऑनेस्टी यही डिमांड करती है। प्लेयर तो वो यंग है, वो तो खेलना चाहेगा, ये कोच का काम है और ट्रेनर्स का काम है वो सिंगल आउट करे, और जो अभी टाइम है, अगर वो फिटनेस इशू है तो बिल्कुल, और इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में तो यार देखिए ना, अगर वो हल्की पेस से गेंद करेगा तो फिर तो बटलर या वोक्स या कोई भी करे उनको मारता चला जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास ऐसी बैटिंग नहीं है कि पाकिस्तान 400 रन खाने के बाद या 500 रन खाने के बाद कम बैक करेगी। वो दूसरी टीमों के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो 400 रन खा भी लेती है तो टीम वापस आ जाती है। पाकिस्तान ने अगर रन फर्स्ट इनिंग में ज्यादा खा लिए तो एंड ऑफ द गेम हो जाएगा। तो आपकी बात सही है, पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल इन पिकिंग देयर बॉलिंग अटैक, क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ भी इस सीरीज में करेगा वो अपनी बॉलिंग की बेस पे करेगा। पाकिस्तान की बैटिंग कर देगी तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो कोई शिकायत नहीं। सैयद खालिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अब हम थोड़ा सा T20 में भी डिस्कस कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं, उसमें इंग्लैंड ने भी तब्दीलियां, इंग्लैंड तो पूरी टीम तब्दील कर देगी और अपने कोचेस को भी तब्दील करेगी, क्योंकि ये सीरीज़ या जो जिस माहौल में ये लोग खेलें, इसमें जहनी और फिजिकली दोनों तौर पर बड़ा टेंशन थी। तो T20 की बिल्कुल ऑल टुगेदर टेस्ट टीम से अलग टीम है, इवन कोच तक को तब्दील करेगा, ग्राम थॉर्प को ले आए क्रिस वोक की जगह, क्रिस सेलोराडो की जगह। इसके अलावा अजहर महमूद को इन्होंने इंडक्ट किया अपनी टीम में T20 के लिए। वो अजहर महमूद को वो जो है जॉन लुइस हैं, उनको सपोर्ट करेंगे वो, जी जॉन लुइस के को सपोर्ट करेंगे। तो T20 के बिल्कुल टीम को भी उन्होंने पूरा तब्दील कर दिया, पूरा रेस्ट दे रहे हैं। और हम तो खैर सेम टीम के साथ हम भी थोड़ी बहुत तब्दीलियां तो करेंगे, जाहिर है, जैसा कि आपको अभी हमारी टीम तो आ ही जाएगी किसी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, टेस्ट के फौरन बाद ही अनाउंस कर देंगे ये लोग टीम को भी। इसी तरह जो हमारे टेस्ट T20 के जो है एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में है। और अब आप इस पे जरा सा हमें थोड़ा बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम को आप क्या समझते हैं। T20 में तो पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन है, तो हम आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस वजह से नहीं, जरूर नहीं,
थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट्स। बात ये है कि T20 पाकिस्तान की जो ये मौजूदा ये क्रॉप ऑफ क्रिकेटर्स है ना, ये इनको इनके माइंडसेट को बहुत सूट करता है, ठीक है ना, मार धाड़ से भरपूर शाकार, ठीक है। तो ये T20 में इसलिए पाकिस्तान नंबर 1 भी है, इसमें टेस्ट ऑफ स्किल्स कम है, ठीक है ना। अच्छा, ये पाकिस्तानी इसको ये यहाँ पे इसको बहुत अच्छा इन्होंने अडॉप्ट किया है, बल्कि नईम तो बहुत अच्छी तरह से जानते क्या, ये तो ये उनको इसका हिस्सा रहे हैं कि T20 क्रिकेट की जो असल इब्तिदा है वो कराची में ही हुई थी, जिसका नाज़माबाद सुपर कप के नाम से जो टूर्नामेंट होता है वो दुनिया में किसी भी जगह T20 ओवर्स के ही मैचेस होते थे और इतने पॉपुलर थे वो, हाफ डे मैचेस क्योंकि रमजान के महीने में खेले जाते थे, नहीं उसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, तो वो ईदगाह मैदान में नाज़माबाद में होता था। तो उसके तो मैं आपको बताने का सिर्फ मकसद हिस्ट्री का ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर उस वक्त भी T20 माइंडसेट को बहुत जल्दी उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद यहाँ क्लब क्रिकेट और ये तो पाकिस्तान को अब इस सीरीज से अगर आप जोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान विल बी वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग। टेस्ट क्रिकेट इनके लिए डिफिकल्ट है, ये मैं बता दूं, टेस्ट क्रिकेट इनके लिए इवन 50 ओवर भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें भी बहुत स्किल और प्लानिंग की जरूरत होती है। T20 में तो जाना मारना है और इसीलिए T20 में कंपटीशन भी ज्यादा है। जैसे आपने कहा ना, इंग्लैंड तो पूरी टीम इसलिए चेंज करता है कि इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट को डिफरेंट अंदाज में लेता है, रेड बॉल क्रिकेट को डिफरेंट अंदाज में लेता है, ठीक है ना। और उनकी ये स्ट्रेटेजी कामयाब है। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त 50 ओवर का वर्ल्ड कप का, और इंग्लैंड जिस तरह, अच्छा इंग्लैंड की शुरू में आप देख लीजिएगा तो इंग्लैंड की टीम जब शुरू में T20, अच्छा इंग्लैंड जैसे आपको पता है फितरतन जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं या इंग्लिश, दे आर कंजर्वेटिव पीपल ना, तो वो किसी नई चीज को बड़े मुश्किल से अडॉप्ट करते हैं। जैसे अभी आधे घंटे मैच पहले स्टार्ट करने वाला, उनको 140 साल लग गए यार। अब 140, अच्छा पहले वो संडे को मैचेस नहीं खेलते थे, आपको याद हो, संडे को हमेशा इंग्लैंड में जब मैचेस होते तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो रेस्ट रखते थे कि संडे को हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन जब ये कमर्शियलिज्म आई, टेलीविजन आया, तो उनको पता चल गया कि यार वो तो लगातार मैचेस, तो दे वर द लास्ट कंट्री जिसने रेस्ट डे खत्म किया था और संडे को। तो इंग्लैंड अगेन इज द लास्ट कंट्री जो अब ये अर्ली स्टार्ट पे जा रहा है। तो T20 को अब इंग्लैंड ने अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा कब अडॉप्ट किया? 2015 में जब इनको वर्ल्ड कप में ये नहीं पहुंचे ना क्वार्टर फाइनल में और ये हार गए, इनके साथ बहुत बुरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो हुआ था, उसके बाद से उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की और वो अब इतनी कामयाब है। तो अच्छा, लेकिन इंग्लैंड को फिर भी मेरा ख्याल है अभी भी ढूंढने पड़ते हैं कि यार ऐसे प्लेयर जो T20 स्पेशलिस्ट हैं। हमारे यहाँ तो हर प्लेयर T20 का ही बना हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए फर्क, हम T20 वाले को टेस्ट में भी खिला देते हैं। तो पाकिस्तान विल बी लाइटर सेंस असाइड, पाकिस्तान विल बी कॉम्पिटिंग वेल इन T20। ये खालिद साहब आपका मतलब है कि अपर हैंड पाकिस्तान का रहेगा T20 में, और हम तो कह सकता है। मैं यहाँ पे मोनिस को रोकता हूँ और खालिद महमूद को भी रहता हूँ। एक जमाना था जब पाकिस्तान का अपर हैंड था, अब हमने पूरी दुनिया को जो है T20 क्रिकेट सिखा दी है, अब हम उसमें भी शायद नंबर 4 पे आ गए। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का अपर हैंड रहेगा। हाँ, इज गोइंग टू बी अ गुड सीरीज, अच्छी कम्पिटिटिव सीरीज होगी, लेकिन अपर हैंड मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का होगा। हाँ नहीं, नईम की भी अपर हैंड से मुराद देखिए, मैंने कहा इसमें पाकिस्तान कॉम्पीट करेगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, टेस्ट मैच में यू आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। मैंने कहा अगर पाकिस्तान तीसरा टेस्ट जीतता है तो सरप्राइज होगा। अच्छा आपको T20 में सरप्राइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हरा 2-1 होगा अगर, या 3-0 तो मुश्किल है, चलो अगर पाकिस्तान 2-1 भी जीत जाता है तो आपको हैरानी नहीं होगी। टेस्ट मैच में अगर 1-1 कर लिया बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड में परफॉर्म अच्छा करता है लेकिन हमेशा सरप्राइज करता है। मतलब वी आर नेवर एक्सपेक्टेड टू कि पाकिस्तान वहां अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। अच्छा थोड़ा सा वक्त भी कम है, तो आपने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें, और फिर हमारे हुक चैनल के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें, और क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपकी नई किताब आ रही है कि नहीं? दोनों नाम मिलते जुलते। जी देखिए क्रिकेट पे मुझे लिखने का, मैंने कहा ना 1980 से मैं लिख रहा हूँ क्रिकेटर मैगजीन में, उस वक्त लिखा करता था। उसके बाद मैं जर्नलिज्म में 87 में आया, और 1987 में मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में जब मैं आया, उसी साल मैंने पहली किताब लिखी थी, फोकस ऑन वर्ल्ड कप। तो मेरे ज्यादातर किताबों का मरकज जाहिर है क्रिकेट ही पाकिस्तान में पढ़ी जाती है, क्रिकेट ही वो चीज है जो फरोख्त होती है, और क्रिकेट के ही ऊपर जो लिटरेचर है वही चलता है। तो अब चूंकि जाहिर है इसमें एक्सपर्टीज आ गई, तो हर 2-3 साल पे किताबें आती रही। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जब से ये प्रिंट मीडिया और इन चीजों का हुआ है, तो हमें भी थोड़ा मुहतात हो गए किताबों के मामले में, क्योंकि अब इतनी तेजी के साथ बुक्स नहीं पढ़ी जाती पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो बहरहाल ये हमारा शौक है और प्रोफेशन भी है,
और आपका हुक चैनल, आई एम वेरी हैप्पी कि अमेरिका से क्रिकेट की चीजें सामने आ रही हैं, और यकीनन आप भी क्रिकेट इतने ही एंजॉय करते हैं जितना हम करते हैं। और मुझे बहुत नईम उल हक साहब को देख के बड़ी खुशी हो रही है, कराची की रौनक रहा करते थे, अब ये आपके पास है। खालिद साहब, ये आपने एक ई मैगजीन भी अपना निकाला हुआ है और उसमें नईम की राय भी बहुत अच्छी तरह से शामिल होते हैं, बहुत अच्छा नईम के बारे में आप बताएं। हाँ, SKM स्पोर्ट्स नाम का हमारा वेब चैनल है, मतलब अभी वेब चैनल तो लॉन्च नहीं हुआ, उसकी पहले ये पोर्टल आ गया है, और तो ये तो 2008 से है जो इसकी, मतलब मैंने इसको किया था। तो अब इसमें नईम उल हक साहब आ गए तो उन्होंने इसको, दे हैव एडेड वैल्यू टू द पोर्टल skmsports.com, and I'm very happy कि is contributing। और ये जहांगीर वेस्ट की कहानी और सुपर कप की कहानी शायद मैं भी इतनी अच्छी नहीं बता सकता, क्योंकि नईम खुद इसका हिस्सा रहे। मैं तो उसको देखता था, कवर करता था, ये खेलते थे। तो एक क्रिकेटर का जो इनपुट होता है और क्रिकेटर लिखना भी शुरू कर दे, तो वो मेरे ख्याल है नाजरीन के लिए और जो पढ़ने वाले हैं कारीन के लिए वो खासा मुतासिरकुन रहता है। और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा वेंचर किया। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और अल्लाह करे आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आमीन। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं, यू डिजर्व इट भाई, आप लोग, अल्लाह ताला ने आपने अच्छे काम करे, और आई विश कि अमेरिका में ज्यादा क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट हो। और मैंने जैसे बात की थी आपकी माइनर लीग वगैरह होने वाली थी, इसमें बहुत लोगों का, यार मैंने कहा ना, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अच्छा, T20 क्रिकेट अमेरिकन को भी सूट करती है, इस पे भी हम कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि हाफ डे क्रिकेट 3 घंटे की। ये खालिद साहब जरूर बात करेंगे इस पे भी, हम आपको फिर बीच में भी अगर आपने टाइम दिया हमें तो हम आपको लेंगे। ये हमारे चैनल के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपने हमें टाइम दिया, और नईम की वजह से दिया। नईम आपके साथ नहीं, टाइम डिफरेंस के बावजूद हम आपको टाइम देंगे, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे